Good morning, everyone, and welcome to मिशन CDSC 2 2020। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, CDSC इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस अ ईयर एंड ये एग्ज़ाम होता है स्पेशली डिफेंस सर्विसेज में एंट्री के लिए। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि इसमें 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका इंग्लिश, पेपर 2 इज़ GK/GS एंड पेपर 3 इज़ मैथमेटिक्स। तो हम इंग्लिश और मैथ्स की बात ना करके GK/GS की बात करेंगे कि GK/GS जो है वो बहुत से बच्चे GK/GS क्लियर नहीं कर पाते हैं। एंड वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें क्या स्टडी करना है और क्या नहीं करना है, और अगर स्टडी करना है तो वो कितना करना है और कहाँ से करना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ GK/GS का एक कंबाइंड कोर्स जो आपको हेल्प करेगा GK/GS में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिलेबस है जो आता ही आता है, और आप चाहे तो इस कोर्स को कंप्लीट करके आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गलत है या सही है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं GK/GS का पॉलिटी सब्जेक्ट, जो कि इंडियन पॉलिटी पूछती है यूपीएससी। एंड इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स है, हमारी गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस पावर्स है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कैसे हैं हमारी जुडिशरी कैसी है, और हमने ये सारे डिपार्टमेंट्स और इनकी सर्विसेज हमने कहाँ कहाँ से ली हैं। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं एंड कितने शेड्यूल्स हैं, और हमने ये कहाँ से लिए हैं। प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कब से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज सबको पता है कि हम लोग 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, और उससे पहले मोनार्की थी हमारे इंडिया में। तो तो जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना स्टार्ट हुआ था। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि इंडियन पॉलिटी का जो फ्रेमवर्क है या इंडियन गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो बिफोर इंडिपेंडेंस हो चुका था। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में। अच्छा, इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं यूपीएससी सीडीएससी में, वो है 12 मिनिमम एंड 18 मैक्सिमम। और मेरी मानिए तो ये इतने इजी होते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आप लोग चाहे तो 12 के 12 अगर आते हैं या 18 के 18 आते हैं, आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। और मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि बहुत से बच्चे पॉलिटी छोड़ देते हैं, जबकि पॉलिटी बहुत इजी है, क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ से भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, तो इसको समझना इजी होता है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से बच्चों के लिए नई होती हैं, बट उनको रिमेम्बर रखना, मतलब थोड़ा याद करना इतना भी हार्ड नहीं है अगर आप कुछ टाइम दे देते हैं उसे, एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि 1601 से ये स्टार्ट हुआ था हमारा फ्रेमवर्क, और 1601 में आया था चार्टर ऑफ 1601 बाय क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड की क्वीन थी उस टाइम पे, उन्होंने एक चार्टर, एक फरमान जारी किया था जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। और वो फरमान क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल पावर्स दी थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी लॉ बना सके इंडिया में, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नेंस है वो अच्छी हो सके, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बढ़ाया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट इज चार्टर ऑफ 1726। इसमें क्या था, इसमें मेयर्स और कोर्ट्स को फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो भी सिर्फ 3 जगह पे। और वो कौन सी 3 जगह थी? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और इसका मोटो क्या था इनको इंट्रोड्यूस करने का, कि इंडिया में इंग्लिश लॉज या ब्रिटिश लॉज को इंट्रोड्यूस किया जा सके, एस्टैब्लिश किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके आगे वाला जो एक्ट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है,
दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंडर क्या हुआ था कि आप सबको पता है, इससे पहले बंगाल में गवर्नर होता था। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसकी पोस्ट का जो नेम था वो चेंज किया गया। बस वो गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ था। उसकी अथॉरिटी सेम थी और पावर्स भी सेम थी, बस उसका पोस्ट का नेम चेंज हो गया था। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट गॉट राइट टू कंट्रोल कंपनी। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था पहले उसके पास ये राइट नहीं था कि वो कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके या कंपनी पे रेगुलेशंस डाल सके। इसी वजह से इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोला गया, बिकॉज यहाँ पे पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि पार्लियामेंट जो था उसके पास अब पावर्स थी कि वो कंपनी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। नाउ इसके बाद था ड्वेल गवर्नमेंट एबोलिश्ड। तो ड्वेल गवर्नमेंट सबको पता होता है कि टू टू डिविजन्स होते हैं गवर्नमेंट में। तो वो उस टाइम ब्रिटिशर्स के भी टू डिविजन थे, तो एबोलिश की गई और उसमें एक सिंगल स्टेज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, जो हमने अभी पॉइंट बी में पढ़ा था, पार्लियामेंट। तो उससे पहले जो दो फॉर्म की गवर्नमेंट थी उसमें एक तो कंपनी आती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक में पार्लियामेंट आता था। तो पहले दो अलग अलग डिविजन थे गवर्नमेंट के। लेकिन उसके बाद डुअल गवर्नमेंट एबोलिश की गई थी। इसी वजह से पार्लियामेंट कंपनी को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि कंपनी अब पार्लियामेंट के अंडर आ गई थी। नेक्स्ट इज पॉइंट डी इज सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप एट कैलकाटा एंड हेडेड बाय एलिजा एम्पे। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट जो सेटअप हुआ था दैट वाज इन 1773 थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट, एंड ये कलकत्ता में सेटअप हुआ था। और जो फर्स्ट टाइम जो इसकी प्रेसिडेंसी की थी जिसने, या जिसने जो इसके हेड थे फर्स्ट टाइम, दैट वाज एलिजा एम्पे। ये पॉइंट डी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या था कि पार्लियामेंट को लगने लगा कि अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा खराब हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट अब अकेले एक सिंगल डिवीजन था गवर्नमेंट का। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जैसा आप सबको पता है हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है दैट इज हाउस ऑफ एल्डर्स जिसको हम बोलते हैं, या अपर हाउस भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि कुछ स्पेशल फील्ड से अपॉइंट किए जाते हैं कुछ मेंबर्स या कुछ हेड्स जो उस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो सेम वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ स्पेशल कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे जो कि कुछ डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे, या फिर कुछ अफेयर्स को वो लोग संभाल सकते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 6 कमिश्नर्स को स्टैब्लिश किया गया था फॉर अफेयर्स ऑफ इंडिया, और वो अफेयर्स डिफरेंट अफेयर्स थे। अभी हमें ये नहीं पढ़ना है कि वो कौन से अफेयर्स थे, बस आपको ये पढ़ना है कि कितने कमिश्नर्स थे। दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरे को जो लगा कि मुझे डीप में बताना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और जो मुझे लगता है कि जो डीप में नहीं बताना है, जो नहीं आता है डीप में, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको पढ़ना है, आपको जानना है कि ये 6 कमिश्नर्स कौन से अफेयर्स के लिए इस्टेब्लिश हुए थे, तो आप अपने साइड से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बी, कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ओवर मद्रास एंड बॉम्बे वर डिफाइंड। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को एलिवेट किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। यानी कि 1784 से पहले गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे ही लगाई गई थी, यानी कि वो बंगाल में ही थी। ठीक है। लेकिन 1784 में गवर्नर जनरल मद्रास एंड बॉम्बे में भी स्टैब्लिश किए गए। तो उनकी भी उनकी जो डेफिनेशन थी वो 1784 में लिखी गई, कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी, कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ओवर मद्रास एंड बॉम्बे, ये डिफाइन किया गया था 1784 में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें एक पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट 1813 में, कि एजुकेशन इंडियन मासेस में प्रमोट की गई थी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मासेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी इसमें जो बी पॉइंट बी है आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पॉइंट बी, बुद्धिस्ट मिशनरीज वर परमिटेड। तो इससे पहले क्या था कि इंडिया में बुद्धिज्म था बट बहुत कम लेवल पे था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने बाकी जितने भी रिलीजन्स थे उनके जो प्रोपोगेशंस थे उन पे रेगुलेशंस लगा दिए थे, या उनको कह सकते हैं उनको एक तरह से बंद कर दिया था। लेकिन 1813 में बुद्धिज्म को उन्होंने बुद्धिस्ट को परमिशन दी कि आप लोग प्रमोशन कर सकते हैं बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म के लॉज का। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल आ गया था। तो 1833 में क्या पार्लियामेंट ने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने लगे। जो 1833 तक बहुत से मेजर चेंजेस भी हुए, और साथ ही साथ बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए थे। तो उसको देखते हुए पार्लियामेंट ने सोचा कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी वो अब उससे वापस ले ली जाए, वो पावर्स, ट्रेडिंग पावर्स उससे वापस ले ली जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग पावर्स उन्होंने वापस ले ली और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बंद करवा दिया। अब जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो पार्लियामेंट कराती थी। तो अब हम आगे चलते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई थी। ये भी, इसमें भी हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि ये क्या था, कैसे था। सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नर जनरल जो बॉम्बे एंड मद्रास के थे उनको क्यों नहीं बनाया। तो सबसे पहले जो ये पोस्ट बनी थी ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए बनी थी। एंड इसी पोस्ट यही उनका एक मेन रीजन था कि इसी वजह से उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही बनाया था। बाकी बॉम्बे एंड मद्रास में वो अभी भी गवर्नर जनरल ही थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। और जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। ये मैंने इसमें हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सी, लॉ मेकिंग पावर टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो जो काउंसिल होती थी, ब्रिटिश काउंसिल थी उस टाइम पे, उसमें क्या होता था कि सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉ नहीं बना सकता था। लॉ मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास थी। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू गवर्नर जनरल को भी पावर्स दी गई लॉ बनाने के लिए। और वो भी कौन से गवर्नर जनरल को, बॉम्बे एंड मद्रास वालों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो अकेली एक पोस्ट थी इंडिया की। ओके, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को उन्होंने लॉ मेकिंग पावर तो दे दी, बट उसको, उसकी पावर को जज करने के लिए, उसकी पावर को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपनी पावर का मिसयूज करेगा, लॉ मेकिंग पावर का मिसयूज करेगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने एक ऐसा मेंबर ऐड किया जो लॉ बैकग्राउंड से था उस काउंसिल में। ब्रिटिश काउंसिल में एक ऐसा मेंबर ऐड किया जो लॉ बैकग्राउंड से था, ताकि वो लॉ मेकिंग पावर जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उसको देख सके एंड उसके बारे में रिव्यू दे सके पार्लियामेंट को। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या था, इसमें एक ही पॉइंट है, वैसे है तो इसमें दो पॉइंट, बट मेन एक ही है जो मैंने कवर किया है। दैट इज ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। पहले क्या था कि जो सिविल सर्वेंट थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, ब्रिटिश कंपनी से ही होते थे। बट 1853 में सबको ये एक चांस दिया गया, इंडियंस को एक चांस मिला कि आप लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वो उसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा गया था। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम था इंडिया में कि इंडियंस को एक चांस मिला था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, इसमें कोई भी बैठ सकता था, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता था। नेक्स्ट हम चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पॉइंट ए,
गवर्नेंस पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो जो गवर्नेंस पावर जो कंपनी को मिली थी वो अब ब्रिटिश क्राउन को दे दी थी, यानी कि जो बची कुची गवर्नेंस पावर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि उनके राजा महाराजा या रानी को दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बी इज अ न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल वाज मेड। तो एक नई पोस्ट को स्टैब्लिश किया गया इंडिया में, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि एक मेंबर होता था ब्रिटिश काउंसिल का। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जो एड करते थे वो 15 मेंबर काउंसिल थी, जिसको इंडियन काउंसिल बोलते थे, जिसमें इंडियंस अपॉइंट किए गए थे। ओके, पॉइंट सी, गवर्नर जनरल ना कॉल्ड वायसराय। तो हम पहले गवर्नर जनरल सुन रहे थे, तो गवर्नर जनरल जो थे वो जितने भी, इवन इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया इस पोस्ट वायसराय में। तो जितने भी गवर्नर जनरल्स थे उनको वायसराय के नाम से जाना गया, यानी कि उनकी जो पोस्ट का जो नेम था वो वायसराय कर दिया गया था। साथ ही साथ उनकी पोस्ट की अथॉरिटी में भी चेंजेस हो गए थे। जैसे उनकी जो अथॉरिटी थी, पहले उनके पास लॉ मेकिंग पावर्स थे, बट वो पावर्स वापस ले लिए गए थे। अब वो एक सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी थे, यानी कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सिर्फ और सिर्फ उनको उनके बिहाफ पे वो लोग रूल करते थे, या उनके बिहाफ पे वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का यूज करते थे। तो जैसा मैंने बताया, सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी बन गए थे वाइसराय, और ये एड किए जाते थे एक 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। अब जो इसमें 5 मेंबर्स थे वो हर डिपार्टमेंट के 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे। अब 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उस टाइम पे बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, तो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड्स हो सकते थे। ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स के थे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वायसराय जो था, मैंने बता दिया आपको कि सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी बना दिया गया, तो इसी वजह से वो रिप्रेजेंट करते थे अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें वैसे जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स हैं वो सी और डी हैं, कि हाई कोर्ट का जो प्रस्ताव था वो 1861 में रखा गया। इट मींस हाई कोर्ट्स के बारे में बोला गया 1861 में कि हाई कोर्ट्स बनाने चाहिए हमें इंडिया में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो स्टैब्लिश हो चुका था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो अब हाई कोर्ट्स की भी बारी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकेला काफी नहीं था जुडिशियल सिस्टम को संभालने के लिए, जुडिशियल डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। तो इसीलिए हाई कोर्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में 1861 में। बट जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे वो 1865 में किए गए थे। इसीलिए मैंने हाई कोर्ट्स के आगे 1865 ब्रैकेट में मेंशन किया है, ताकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट्स 1861 में स्टैब्लिश किए गए थे। ये गलत है। हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किए गए थे 1861 में, लेकिन जो उनका कंप्लीट स्टैब्लिशमेंट था वो 1865 का है। ये याद रखना चाहिए सबको। ओके, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हम थोड़ा बहुत ही बात करेंगे। काउंसिल ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर की काउंसिल होती थी उस टाइम पे, यानी कि गवर्नर की जो सभा होती थी, काउंसिल इज हिंदी में सभा, तो गवर्नर की काउंसिल को जो नेम था वो चेंज करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली रखा गया, या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं उसको। और इस काउंसिल में पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही लेते थे, बट 1861 के बाद गवर्नर काउंसिल ऑफ गवर्नर या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस को भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट डी, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट वाज पास्ड। ओके, तो हमने पहले बात की थी कि जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, चार्टर एक्ट 1853 में जो रखा गया था ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो ये देखने के लिए था कि इसमें कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, या वो इस पोस्ट के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए सही है या नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशंस देखने के लिए या उनके कैपेसिटी देखने के लिए बोल सकते हैं। तो फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, इंडियन सिविल सर्विसेज लॉ या इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें इंडिया के कोई भी लोग थे वो इन सिविल सर्विसेज के लिए अपियर हो सकते थे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो सकते थे। और जो 1853 में था वो एक ट्रायल था,
वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ट्रायल था, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी देखने के लिए इंडियंस की। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें ये वैसे कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्ट, आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। पॉइंट ए, नॉमिनेशंस ऑफ इंडियंस टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप लोग सोचोगे कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसको दो डिवीजन हुए थे, उसके दो डिविजन्स हुए थे। तो अब हम बात करेंगे कि वो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थे। तो पार्लियामेंट जो था वो दो भागों में बांटा गया था, या उसके दो सब डिविजन्स किए गए थे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमारा अभी अपर हाउस और लोअर हाउस है, सेम, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो जो सेंट्रल था वो उस टाइम लोअर हाउस था, एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अपर हाउस था। अब इलेक्शन प्रोविजन टू फिल सम सीट्स ऑफ इंडियंस इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसा मैंने बताया था कि पार्लियामेंट, वो जो पार्लियामेंट था उसको हम ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलते थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलने का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही इंक्लूड करते थे, या ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाता था पार्लियामेंट में। बट 1892 में जब उसका जो डिवीजन हुआ, उसके बाद से इंडियंस को भी उसमें नॉमिनेट किया गया, और वो इलेक्शन के थ्रू किया गया था, उसमें इलेक्शंस होते थे इंडियंस के लिए। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो बेसिकली हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम पे जो वायसराय था वो पार्लियामेंटो ही था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी इनके बारे में, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के 1909 के बारे में, ये पार्लियामेंटो ने ही दिए थे, इसी वजह से इसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो बात करते हैं इसके पॉइंट ए के बारे में। जो मुस्लिम्स थे और जो सिख्स थे एंड जो नॉन ब्राह्मण्स थे मद्रास में, सिर्फ और सिर्फ मद्रास को इसमें इंक्लूड किया गया था। जो मद्रास के मुस्लिम्स, सिख्स एंड नॉन ब्राह्मण्स, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाई गई थी। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको प्लीज मत छोड़ना, एंड इसका एक एक पॉइंट जरूर याद करना है और अच्छे से याद करना है। पॉइंट बी इज डायरेक्ट इलेक्शंस। तो इससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो इलेक्शन प्रोविजन थे वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के, जो ब्रिटिश मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, वही इंडियंस को डोमिनेट करते थे। लेकिन 1909 में डायरेक्ट इलेक्शंस इसलिए रखे गए ताकि लोग अपने मनपसंद नेता को चुन सके, जैसा अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है डायरेक्ट इलेक्शंस। सी, राइट टू वोट फॉर वुमेन। तो 1909 का एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है राइट टू वोट फॉर वुमेन, यानी कि इंडिया में वुमेन के वोटिंग राइट्स 1909 में मिले थे। ना ऑप्शन डी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, जो हमने ऊपर पढ़ा था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो प्रोविंशियल थी अब उसको एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, और जो सेंट्रल थी उसको फर्दर दो और डिविजन्स में बांटा गया था। तो अभी हम आगे देखेंगे कि वो कौन से डिविजन्स थे। तो अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम वायसराय मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ही थे। तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसको एनलार्ज किया गया था, उसमें कुछ और डिपार्टमेंट्स ऐड किए गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सी थी? जो वायसराय को एड करती थी, उसमें 5 मेंबर्स ही थे। अब 5 मेंबर्स की जगह वहां पर और एक्स्ट्रा मेंबर्स को ऐड किया गया ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और ये 5 मेंबर्स जो थे वो उन डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे। अब हम बात करेंगे पॉइंट बी के बारे में। तो जैसा हमने पहले पढ़ा पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में कि लेजिस्लेचर जो थी वो बाइकैमरल की गई थी, सेंट्रल एट द सेंट्रल लेवल। तो उसके जो बाइकैमरल के जो सब डिविजन्स थे, बाइकैमरल जब किया गया था, जो सेंट्रल पार्लियामेंट के सब डिविजन्स थे वो थे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो हमारा राज्यसभा है सेम वही, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉज बनाती थी।
नाउ पॉइंट सी, नो कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और ओवर वाइसराय, सॉरी, नो कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर वाइसराय। तो जो लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वाइसराय पे अब उसका कोई कंट्रोल नहीं था, बिकॉज जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो अब एक स्टेट काउंसिल थी, और वाइसराय पे सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही कंट्रोल था। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंट्रोल वाइसराय पे से हटा दिया गया। और जो डायरकी थी या फिर ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि सीधी सी बात है, जब सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल किया गया तो ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई वो। नाउ हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। इसका पॉइंट ए, पावर्स डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो पावर्स थी एट द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, उसको 3 लिस्ट में बांटा गया था, या 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे अभी आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर भी 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं प्रेजेंटली, और वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सेम इन्हीं लिस्ट की तरह ही पहले भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, दैट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उनकी पावर्स को भी डिवाइड किया गया था वही 3 लिस्ट में। बस इसमें एक लिस्ट सेम थी और बाकी के नाम अलग थे। दैट इज, फर्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट, सेकंड इज प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड इज फेडरल लिस्ट। तो अभी हम इनके बारे में डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डीप में नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद करने हैं इन लिस्ट के। नाउ पॉइंट बी इज डायआर्की एबोलिश्ड। तो डायआर्की को एबोलिश किया गया, यानी कि जो बाइकैमरल की गई थी लेजिस्लेचर, उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का सबसे लास्ट एक्ट है। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं मेजर, जिसमें सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और जो इंडिया एंड पाकिस्तान की जो सर्विसेज थी उनका भी डिवीजन हुआ था। तो दैट्स ऑल हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही है। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आपको वो पढ़ाता रहूँ। तो आप इसको पढ़िए एंड इसको अच्छे से याद कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो और आगे कैसे बनाया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई थी और किसने इंक्लूड की थी, कहाँ से इंक्लूड की थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस हमेशा मिले, और CDSE 2 2020 से पहले आप GK GS अच्छी तरह पढ़ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।